कभी सोचा है कि एक छोटी सी गोली की कीमत इतनी ज्यादा क्यों हो सकती है कि किसी को अपना घर तक बेचना पड़ जाए? आज हम एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी में उतर रहे हैं। एक तरफ हैं जिंदगी बचाने वाली दवाएं और दूसरी तरफ हैं उनके पेटेंट्स, जो उन्हें लाखों लोगों की पहुंच से दूर कर देते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, नहीं, ये वो कड़वी सच्चाई है जो पूरी दुनिया में गूंजती है। जब हम महंगी दवाओं की बात करते हैं तो हम सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे होते, हम उन अनगिनत जिंदगियों की बात कर रहे होते हैं जो दांव पर लगी हैं। तो देखिए, यहां पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ तो है इनोवेशन, नई नई खोजों की दुनिया, जहां पेटेंट कंपनियों को उनकी सालों की मेहनत का इनाम देते हैं, और दूसरी तरफ है हर एक इंसान का स्वस्थ रहने का अधिकार, जो कहता है कि इलाज सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक जबरदस्त रस्साकशी है, और आज हम देखेंगे कि भारत इसमें कहाँ खड़ा है। लेकिन इस पूरी ग्लोबल बहस के बीच में भारत का एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखा और जरूरी रोल रहा है। आखिर कैसे एक देश पूरी दुनिया के लिए सस्ती दवाओं का सेंटर बन गया? चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई 1970 में एक बहुत ही स्मार्ट कानून से। भारत ने कहा, देखिए, हम दवा को पेटेंट नहीं करेंगे, हम उसे बनाने के तरीके को करेंगे। सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है ना? पर इसने भारतीय दवा इंडस्ट्री के लिए, समझिए, सारे दरवाजे ही खोल दिए। अब कोई भी कंपनी उसी दवा को एक नए तरीके से बनाकर बेच सकती थी, और ये बिल्कुल कानूनी था। और इसका असर, अरे रातों रात पूरा खेल ही पलट गया। विदेशी कंपनियों का जो दबदबा था वो खत्म होने लगा, और भारतीय कंपनियां मैदान में उतर आईं। नतीजा, दवाओं की कीमतें आसमान से जमीन पर आ गई, और भारत ने दुनिया का दवाखाना बनने का अपना सफर शुरू कर दिया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। दुनिया बदल रही थी, और ग्लोबल ट्रेड के नए नियमों ने भारत के सामने एक नई, बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। तो हुआ ये कि 1995 में भारत ने ज्वाइन किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, और इसके साथ ही उसे अपने नियम बदलने पड़े। 2005 आते आते भारत को वो पुराना वाला प्रोसेस पेटेंट का कानून छोड़कर सीधे सीधे दवा पर पेटेंट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसका सीधा मतलब था कि जेनेरिक दवाएं बनाना अब अचानक से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन भारत ने, आप कह सकते हैं, हार नहीं मानी। वैश्विक नियमों को माना जरूर, लेकिन अपने नए कानूनों में कुछ ऐसे गुप्त हथियार भी छिपा दिए जो आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते थे। पहला निशाना था एवरग्रीनिंग पर। अब ये एवरग्रीनिंग है क्या? ये कंपनियों की एक ऐसी चालाकी है जिसमें वो अपनी पुरानी दवा में कोई छोटा मोटा मामूली सा बदलाव करके एक नया पेटेंट ले लेती हैं, और इस तरह अपनी मोनोपोली को सालों साल बनाए रखती हैं, जिससे सस्ती दवाएं बाजार में आ ही नहीं पाती। और हाँ, ये कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। ग्लीवेक नाम की एक कैंसर की दवा का केस आया, और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने साफ साफ कहा, सिर्फ मामूली बदलाव कर देना काफी नहीं है। अगर नई दवा पुरानी वाली से सच में, मतलब, काफी बेहतर नहीं है, तो उसे नया पेटेंट नहीं मिलेगा। ये दवा कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, वाकई में। भारत का अगला दाव और भी बड़ा था, अनिवार्य लाइसेंसिंग। इसको आप सरकार का ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं, जो उन्हें किसी भी इमरजेंसी में किसी भी पेटेंट को नजरअंदाज करने और किसी और को वो दवा बनाने की इजाजत देने की ताकत देता है। तो सवाल यह है कि सरकार इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कब कर सकती है? इसके 3 मेन ग्राउंड्स हैं। पहला, अगर दवा लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। दूसरा, अगर उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई खरीद ही नहीं पा रहा। और तीसरा, अगर कंपनी उस दवा को भारत में बना ही नहीं रही है। और भारत ने इसका इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। नेक्सावर एक कैंसर की दवा थी जो इतनी ज्यादा महंगी थी कि सरकार को दखल देना पड़ा। उन्होंने एक भारतीय कंपनी को उसे बहुत ही कम कीमत पर बनाने का लाइसेंस दे दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो अब ऐसा लग रहा है कि भारत ने समस्या का हल ढूंढ लिया है ना? काश ये इतना आसान होता, क्योंकि इन चालाक कानूनों के बावजूद सस्ती दवाओं तक पहुंच का रास्ता आज भी कांटों से भरा हुआ है। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ पेटेंट की नहीं है। जरा सोचिए, ऐसी बीमारियां जो ज्यादातर गरीबों को होती हैं, उन पर रिसर्च करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाता। फिर दवाओं की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं, और जो प्राइस कंट्रोल वाले कानून हैं, उनमें भी ऐसी ऐसी खामियां हैं जिनका कंपनियां पूरा फायदा उठाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। सरकार ने एक जरूरी एंटीबायोटिक सेफेक्साइम की कीमत तय कर दी, सिर्फ ₹7.90। सुनने में तो काफी सस्ता लगता है, राइट? लेकिन फिर कंपनियों ने एक तरकीब निकाली।
उन्होंने क्या किया कि दवा में एक बहुत ही सस्ता सा, गैर जरूरी, मतलब जिसका कोई खास काम नहीं है, ऐसा इंग्रेडिएंट मिला दिया और बस खेल खत्म। वो सरकारी कंट्रोल से बाहर हो गए और नई कीमत 32 रुपये 82 पैसे, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा। तो घूम फिर के सवाल वहीं आ जाता है कि इस सब का बोझ आखिर उठाता कौन है? जब सिस्टम में खामियां होती हैं तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? ये जो आंकड़ा है ना, ये शायद आपको चौंका देगा। भारत में जब कोई अपनी जेब से स्वास्थ्य पर खर्च करता है तो उस खर्च का 2/3 हिस्सा, मतलब 67%, सिर्फ और सिर्फ दवाओं पर जाता है। जरा सोचिए, ये आम परिवारों पर कितना बड़ा बोझ होगा। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, ये एक साझा जिम्मेदारी है। एक तरफ सरकार का ये फर्ज है कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करें, लेकिन साथ ही दवा कंपनियों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। उनकी दवाएं सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया न बने, बल्कि लोगों की जान बचाने के काम भी आएं। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। भारत में दुनिया की कुछ सबसे सस्ती दवाएं बनती हैं, फिर भी यहां लाखों लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। तो असली गुनहगार कौन है? पेटेंट, बेतहाशा कीमतें, या फिर गरीब ही असल जड़ है? शायद इसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। शायद असली जवाब इन सबके बीच कहीं छिपा हुआ है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।